अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि इंसाफ अगर ताखीर का शिकार हो जाए तो जुल्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, मगर अफसोस के 78 बरस गुजरने के बावजूद कश्मीरी अवाम को वो हक नहीं मिल सका जिसका वादा आलमी बरादरी ने खुद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा हो या दीगर आलमी फोरम, सब भारतीय जारहियत और रियासती जबर के सामने खामोश तमाशाई बने रहे। मकबूजा कश्मीर में बहने वाला खून इस आलमी निज़ाम के मुंह पर एक तमाचा है जो खुद को सो कॉल्ड अमन का दामन कहलाता है। पाकिस्तान ने हर आलमी दबाव के बावजूद न सिर्फ कश्मीर के लिए आवाज उठाई बल्कि फ़लस्तीन और गजा के मामले पर भी दोहरे मेयार को बेनकाब किया। सवाल यह है कि अगर ये जंगी जराइम है तो फिर आलमी अदारे कहाँ हैं? इसी तनाजुर में ईरान के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी भी एक बड़े खतरे की निशानदही कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, माजी के फौजी ऑपरेशंस का हवाला और उसके बावजूद मुज़ाकरात की बात, ये सब एक दबाव की बुनियाद पर मुतालबात मनवाने का शाखसाना है। रूसी जंगी हेलीकॉप्टरों की ईरान में मुमकिन मौजूदगी और रूसी तैयारों की परवाजें, ट्रंप और चीनी सदर के दरमियान हालिया टेलीफोनिक राब्ता भी इस बात का इशारा है कि आलमी ताकतें किसी बड़े खदशे को महसूस कर रही हैं। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसके नताइज सिर्फ ईरान अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया, तवानाई की मंडियां और आलमी सलामती सब मुतासर होंगे। सवाल यह कि क्या दुनिया एक और महाज खोलने की मुतहम्मिल है या कल मस्कत में होने वाली बातचीत कोई नई राह निकाल सकेगी? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए स्लो राउंडअप में मौजूद हैं साबिक सदर आज़ाद कश्मीर, चीन और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा सरदार मसूद खान साहब मौजूद हैं। आपको वेलकम करती हूँ स्लो राउंडअप में। मसूद खान साहब, आप अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रहे। आज 78 बरस बाद ये बताइए कि मसला कश्मीर में सबसे बड़ी नाकामी अक़वाम मुत्तहिदा की है या आलमी ताकतों की सियासी मफाद परस्ती उसके आड़े आती है, जिसमें भारत के सामने आलमी कुव्वतें भी बेबस नजर आती हैं? इस सिलसिले में सरफ़हरिस्त भारत है और वो आलम इंसानियत का मुजरिम है, कश्मीरियों का मुजरिम है और पाकिस्तान के सामने जवाबदेह है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा 50 की दिहाई में तैयार था कि रायशुमारी करवाए जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी, लेकिन हिंदुस्तान ने उस रास्ते को रोक लिया और आज तक रोके खड़ा है। इसी तरीके से जो है, पहले जम्मू कश्मीर तैयार थे, पाकिस्तान तैयार था, हम सब तैयार हैं कि रायशुमारी हो, कोई सियासी सफारती रास्ता इख्तियार किया जाए, अपने बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करें, लेकिन हिंदुस्तान की हठधर्मी की वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो आपने इब्तदाई में बातें कही हैं उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखिए, गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस साल जो है पाकिस्तानियों का और कश्मीरियों का हौसला बुलंद है, क्योंकि मार्का हक के बाद जिसका मूजिब कश्मीर ये जो पहलगाम का हमला हुआ था और भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दिए थे और कश्मीरियों को एक मरतबा फिर कैद वबम की सूरतों से गुजरना पड़ा, तो वो जो है उसके मुकाबले में चूँकि जो भारत ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की थी उससे शिकस्त हुई, एक सबक-आमोज़ शिकस्त दी पाकिस्तान ने उस भारत को, तो उसके बाद जो है कश्मीरियों का हौसला भी बुलंद है और पाकिस्तान का सफारती कद-काठ भी दुनिया में बढ़ा है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की मुसलसल जद्दोजहद जारी रहेगी। आज जब आप यहाँ टेलीविज़न पे ये प्रोग्राम कर रही हैं तो मैं आपको यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में और ख़ासतौर से कैपिटल्स में पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी और कश्मीरी डायस्पोरा कम्युनिटी यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं और उनके जो मकामी दोस्त हैं या अहबाब हैं और उसके अलावा जो अहलुर राय हैं या वो लोग जो राय साजी करते हैं या जो फैसला करते हैं, वहाँ फैसला करने वाले इदारे जो हैं उनके सामने या मुजाहरे हो रहे हैं या वहाँ जो है उन्हीं शहरों में मुज़ाकरे हो रहे हैं और कश्मीर में होने वाले मज़ालिम के सिलसिले में कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। तो इसलिए ये है कि ये एक रफ्ता रफ्ता इस दिन की वजह से, और वैसे भी जो है दूसरे अय्याम आते हैं, अहम अय्याम आते हैं और बहुत सी तकरीबात होती हैं दुनिया भर में, तो ये एक बैनुल-अक़वामी दिन बन चुका है, एक बैनुल-अक़वामी सिविल राइट्स मूवमेंट का दिन बन चुका है, जिसमें ये बैक ज़बान मुतालबा किया जाता है कि अहले जम्मू कश्मीर को कब्ज़े से आज़ाद करवाया जाए, उनकी लिबर्टीज़ और फ्रीडम्स उनको बहाल किया जाए, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ये सिर्फ
हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बैनुल अक़वामी बरादरी की भी जिम्मेदारी है। तो इस एतबार से ये दिन तारीख़ कश्मीर में हमेशा अहम तरीन दिनों में गिना जाता है। बट सर, कश्मीर के हवाले से हम देखते हैं कि दर्जनों करारदादें मंजूर करा दी जाती हैं, वो मौजूद भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रिजल्ट्स उसके सिफर ही हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि मसला कश्मीर अब एक लीगल डिस्प्यूट नहीं रहा, बल्कि एक उसे कह दे पॉलिटिकल होस्टेज बन चुका है? क्या अब भी कश्मीर की आज़ादी के लिए हम आलमी फोरम से कोई उम्मीद रखें? क्योंकि वहाँ करारदादें तो मंजूर हो जाती हैं बट कुछ होता नहीं है। देखिए, मैं जो है आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि जो सूरत हाल बिल्कुल सिफर है, क्योंकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जो सूरत हाल सन 1947 में थी वो बरकरार है। इसे आप स्टेटस को कह सकते हैं कि जब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कायम हो गई, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कायम हो गई और हमने कश्मीर के ऊपर तकरीबन 6 के करीब जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुई। जो पाकिस्तान की सफारतकारी है उसकी वजह से अहले मखूजा जम्मू और कश्मीर के ऊपर न जुल्म ख़त्म हुआ है, ना उसके अलावा वो हिंदुस्तान का कब्जा ख़त्म हुआ है, ना राय शुमारी हुई है। तो ये बात दुरुस्त है। इस वजह से जो है सूरत हाल बरकरार है। इस पूरे अरसे में एक चीज़ जो हुई है और जिसके ऊपर जो है बहुत ही कर्बनाक सूरत हाल है, वो ये है कि कश्मीरियों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। सन 1947 से लेकर अब तक जो है 500,000 लोग अपनी शहादतें पेश कर चुके हैं। कोई तकरीबन लाखों मिलियंस ऑफ पीपल जो है वहाँ से जम्मू और कश्मीर से बेघर होके पाकिस्तान आए हैं, आज़ाद कश्मीर आए हैं या दुनिया के दूसरे ममालिक में चले गए हैं। तो ये एक किस्म का वहाँ कश्मीर में जेनोसाइड भी हुआ। जेनोसाइड के बाद जो है वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया वहाँ, और जो बाकी रह गए हैं वहाँ उनके ऊपर एक किस्म का पहरा है। वो एक खुले कैद खाने में वहाँ रखे जा रहे हैं। तो ये आपका इसके ऊपर जो है ये अदम इत्मीनान का इजहार करना एक फितरी अमल है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानिए हिंदुस्तान के लिए परेशानी की बात है कि उन्होंने अहले मखफूजा कश्मीर को गैर मुसल्लह किया हुआ है। वहाँ 10 लाख की फौज मुतय्यन किया, लेकिन कश्मीरी हथियार नहीं डाल रहे हैं। उनके हाथों में हथियार नहीं है, लेकिन उनके अज़हान और दिलों में जो हथियार हैं वो हथियार वो नहीं डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उसको हर किस्म के इम्तहान से गुजरना पड़ा है, वो माशी हो, वो स्ट्रेटिजिक हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मौके पर कायम है। और जो है मैं समझता हूँ कि अब जो हालात कुछ बेहतर हुए हैं, हमें जो है अमेरिका और दूसरे ममालिक, चीन है, दूसरे ममालिक, इनसे मुशावरत करके तो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहिए कि कोई सफारती हल सामने आ जाए, हिंदुस्तान की रऊनत को ख़त्म किया जाए और उसको जो मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जाए और गुफ्तगू के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए। हम जंगें लड़ चुके हैं और दोनों जौहरी रियासतें हैं और जंग बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। गुज़श्ता बरस की जंग भी बहुत ख़तरनाक हो सकती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमें कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आया। वो रास्ता हमें पैदा करना पड़ेगा। और तो ये सर, जो आप चूंकि आज़ाद कश्मीर के सदर भी रह चुके हुए हैं, ज़मीनी हक़ाक़ के तनाजुर में देखा जाए तो कश्मीरी अवाम के क्या एहसासात हैं? क्या तवील खामोशी ने आर्मी बरादरी से कोई मायूसी को जन्म दी है? ख़ुसूसन अगर हम देखें ना कि 5 अगस्त को भारत की जानिब से जो खसूसी हैसियत ख़त्म की गई है, उसके बाद आप कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, उनका मुस्तकबिल तो बहुत मखदूश है। मैं अहले मखबूजा जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बहुत मखदूश है। और जो मार्का हक के बाद कश्मीरियों ने भी बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, यानी जो वादी कश्मीर में कश्मीरी थे या जम्मू में कश्मीरी थे, क्योंकि हिंदुस्तान ने उनको भी निशाना बनाया कि उन्होंने शक शुबे की बुनियाद के ऊपर और अपने जो काले कवानीन हैं उनके ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया। तकरीबन 3,000 लोगों को गिरफ़्तार किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको जो है बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद उनके घर, खेत खलियान और उसके अलावा जो है उनके कारोबार सारे के सारे तबाह कर दिए। लोगों को ज़बरदस्ती इनखला किया उनके घरों से, उनकी आंखों के सामने उनके घर में शुमार कर दिए। तो ये एक किस्म का हुकूक इंसानी का बहरान जारी है। और लेकिन वो मायूस नहीं हुए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले, वो अपनी जगह पे साबित कदम हैं और पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा है। ये हमारा हक है कि हम आज़ादी कश्मीर के लिए जद्दोजहद जारी रखें और मेरा यकीन कामिल है कि हम इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि हम हक पर हैं।
सरदार साहब, कश्मीर की तरह गजा का मामला भी आलमी फोरम्स खसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक स्याह बाब है। अब हम देख रहे हैं कि ईरान की कशीदगी पर भी दुनिया परेशान है। कल मस्कत में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई मुज़ाकरात में कोई दबाव है, कुछ हो सकता है? आपके तजर्बे में क्या आपको लगता है कि ऐसे मुज़ाकरात से अमूमन क्या निकलता है? क्या कोई फेस सेविंग आउटकम मुमकिन होता है या तसादुम नागुज़ीर हो जाता है? ईरान इस वक्त आपके ख्याल में किन बुनियादी शराइत पर समझौता कर सकता है? जो जिस किस्म की, यानी ये एक किस्म का चेस बोर्ड है, और जिस तरीके से अमेरिका ने मूव्स किए हैं और उसके बाद उसकी जो जवाबी वार या हमले जो है सफारती सतह पे ईरान ने किए, तो वाकई जो है पूरे का पूरा खित्ता और ईरान और अमेरिका बिलखसूस जंग के धाने पे खड़े हो गए थे। और उस जंग को टालने के लिए, क्योंकि ये जंग अगर होती तो इससे पूरा खित्ता इसकी जद में आता, खलीजी रियासतें, पाकिस्तान खुद इसकी जद में आता और पूरे का पूरा मशरक़ वस्ता इससे मुतासर होता। तो इस वजह से, इन कोशिशों की वजह से एक मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ है। मस्कत में ये मुज़ाकरात जो है ये इनके साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। क़यास ये किया जा रहा है कि जैसे 2015 में ईरान ने लचक दिखाई थी, एक मरतबा फिर जो है वो जौहरी प्रोग्राम के ऊपर लचक दिखा सकता है। जो ईरान की तरफ से जो बयानात आए हैं, उनकी आला क़यादत की तरफ से भी कह रहे हैं कि मिसाइल्स के ऊपर और उनके जो इलाक़ाई हलीफ हैं उनके ऊपर वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं। इलाक़ाई हलीफ जो इराक़, लबनान और यमन में मौजूद हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये सारे का मिसाइल सिस्टम हो या ये हलीफ हों, ये उनके दफाई सिस्टम का हिस्सा है, उनके कौमी दफा का एक बहुत ही अहम जुज़्व है। तो लेकिन सर, अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है ट्रंप और चीनी सदर के दरमियान, जो हालिया राब्ता हुआ है, क्या इस बात की अलामत है कि वाशिंगटन किसी बड़े तसादुम से पहले बीजिंग को एतमाद में लेना चाहता है और रूसी जंगी हेलीकॉप्टरों और तैयारों की भी फिर ईरान में जो मौजूदगी है, क्या ये मॉस्को का भी कोई वाज़ेह पैगाम है कि ईरान तनहा नहीं है? आप इसे सफारती सिग्नलिंग के हवाले से कैसे देखते हैं? जो इनका भी एजेंडा है, चीन और अमेरिका का एजेंडा, ये बहुत वसीउल बुनियाद है और इसमें बहुत से मुद्दे बहस आते हैं। इनमें टैरिफ्स का मसला है, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का है, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक जुज़्व होता है। ये सारे के सारे जो है बहुत ही अहम अमूर हैं। तो मशरक़ वस्ता भी यकीनन ज़ेर बहस आया होगा। चीन नहीं चाहता, चीन ने बड़े सख्त और वाज़ेह बयानात दिए हैं कि इस तरीके से अमेरिका को एक तरफ़ा फ़ैसले नहीं करने चाहिए और वो मुज़ाकरात के ऊपर जोर दे रहा है। चीन का वजन है और सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसी तरीके से रूस और चीन दोनों जो है ये जंग नहीं चाहते अपने खत्ते में, क्योंकि इससे चीन तो बराह रास्त मुतासर होगा, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उससे चीन का ऑयल सप्लाई होता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो ईरान से तकरीबन 90% के करीब जो ईरान का तेल है वो चीन खरीदता है। और अब जो है जाहिर है कि इससे सप्लाई चेन सारी की सारी जो है मुतासर होंगी, तो चीन के साथ बात करनी ज़रूरी थी। फिर यह है कि इनके, जैसे कि मैंने कहा कि चीन और अमेरिका के बाहमी तजारती मामलात भी बहुत हसास हैं, ख़ासतौर से कीमती मादनियात के हवाले से या रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लिथियम के हवाले से, सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, तो वो चीज़ें भी ज़ेर बहस आ सकती हैं। लेकिन आपका यह क़यास दुरुस्त है कि अमेरिका ने चीन को एतमाद में जरूर लिया होगा। पूरे मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान को भी दावत दी गई है कि पाकिस्तान भी अपना कोई रोल प्ले करे। आपके ख्याल में क्या रोल हो सकता है वो, और खित्ते की दीगर ताकतें जैसे टर्की, सऊदी अरब, रूस, क्या वाकई जंग रोकने में मुअस्सर किरदार अदा कर सकती है या फिर सब अपने अपने मफादात के असीर है? पाकिस्तान ने बड़ा तामीरी किरदार अदा किया था जब इसराइल और दरमियान जंग हो रही थी, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त अमेरिका की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान ने एक सफारती किरदार अदा किया था। पस पर्दा उसने इसको अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू को बढ़ाया था और उसमें उनका हाथ बटाया था। तो इसके लिए जो है अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन यहाँ जो है खलीजी रियासतें भी मौजूद हैं और पाकिस्तान भी मौजूद है, और खलीजी रियासतें जो है वो, क्योंकि वो समझते हैं कि ईरान के ऊपर हमला उनके ऊपर हमला है, क्योंकि जाहिर है कि अगर ईरान जवाबी हमला करेगा कतर पे, बहरीन पे, उर्दन या इराक में, तो वो भी बराह रास्त मुतासर होंगे और ख़ासतौर से उनकी मईशत बैठने का इम्कान है कि वो सारे के मईशत उनकी सबकी तबाह बर्बाद हो जाए।
वो उनका जो सबसे बड़ा प्रीमियम है वो है अमन और सलामती। और अगर वही दरम बरम हो जाए और पता नहीं ईरान की क्या सूरत हाल बने, खाना जंगी हो जाए, को बंटवारा शुरू हो जाए खुदा ना खास्ता, तो इस वजह से वो वहाँ यानी न सिर्फ एक सहूलतकार के तौर पर मौजूद हैं बल्कि जामिन के तौर पर भी बैठना चाहते हैं। और पाकिस्तान भी उस सफ में शामिल हो गया है। पाकिस्तान के ऊपर ईरान का भी एतमाद है, हमारे उनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और अमेरिका के साथ भी गुज़श्ता बरस हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर। तो पाकिस्तान का रोल वहाँ बहुत ही मुस्बत और तामीरी होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, क्रिकेट जिसे कभी पुल कहा जाता था आज दीवार बनती जा रही है, और इस दीवार के एक तरफ ताकत है, पैसा है, दबाव है, जबकि दूसरी तरफ असूल, खुददारी और बराबरी का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला इसी जिद्दोजहद की एक वाज़ेह मिसाल बन चुका है। ये फैसला महज एक मैच से इनकार नहीं बल्कि आईसीसी और बीसीसीआई के असर रसूख को चैलेंज करने का ऐलान है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ यकजहती का इजहार करते हुए वो बात कही जो शायद बरसों से दब कर रह गई थी। आईसीसी खामोश तमाशाई बनी रही, मगर अब खामोशी टूट रही है। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन और माइकल इथरटन जैसे नामवर क्रिकेटर्स खुलकर कह रहे हैं कि अगर यही दरख्वास्त भारत की तरफ से आती तो फैसला मुख्तलिफ होता। नासिर हुसैन ने तो वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर छोटे ममालिक को मुसलसल दबाया गया तो क्रिकेट का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान का परफॉर्म करना खुद एक मिरेकल है। भारतीय मीडिया का गुस्सा, पाबंदियों का शोर और बैकडोर डिप्लोमेसी की खबरें इस बात का सबूत हैं कि मामला अब आईसीसी के लिए दर्द सर बन चुका है। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना कि खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए एक रियासती मौक़िफ़ बनकर सामने आया है। इस बयान पर बांग्लादेश में खेलों के मुशीर डॉक्टर आसिफ ने एक पैगाम में शुक्रिया पाकिस्तान कहा है। आज दुनिया भर में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या आईसीसी वाकई सबके लिए बराबर है या फिर ताकतवर बोर्ड्स के लिए अलग। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए लेजेंड साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ। मुश्ताक भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान का बाइकआउट का फैसला और उसके बाद की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? नासिर हुसैन जैसे गैर जानिबदार और सीनियर साबिक कप्तान जब ये कहते हैं कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या वाकई समझते हैं कि ये दरअसल अब आईसीसी और बीसीसीआई के लिए एक चैलेंज बन चुका है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और नासिर हुसैन ने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया है कि वो एक अंग्रेजी का मुहावरा ना, पावर क्रफ्ट्स यू। पावर के अंदर बंदे को उस पावर के अंदर कई दफा समझ ही नहीं आती। मैं आपके सामने बैठा हूं, जब हम खेला करते थे तो हमारे सामने जब कोई लोग रिटायर होते थे तो हम ये समझते थे कि ये रिटायर हो गए, हमने सारी जिंदगी रिटायर नहीं होना। ये पावर करवाती इंसान को कल आने वाले वक्तों के और आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में से आगाही खत्म होना शुरू हो जाती है जब पावर को आप गलत इस्तेमाल करते हो। और नासिर हुसैन ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब इंसान को अल्लाह पावर देता है और वो पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जस्टिफाई करके साथ, इंसाफ के साथ इस्तेमाल करता है, तो उसकी पावर में अल्लाह और इजाफा कर देता है। इसीलिए तो ये जो बीसीसीआई और आईसीसी ने जो अभी किया था, ये एक्सपोज होना था एक ना एक दिन, और ये इसका बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है। बांग्लादेश के साथ पीसीबी को, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के चीफ जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, आई थिंक वी शुड गिव देम अ क्रेडिट। यू रीजन बिहाइंड दैट कि 8 बंदे, जिसमें इंग्लैंड भी बैठा है, ऑस्ट्रेलिया भी बैठा है, उन्होंने वोट अगेंस्ट किया बांग्लादेश, क्योंकि बिकॉज पावरफुल पीपल वहां पे बैठे हुए थे जो डिसीजन मेकर थे। सो हैविंग सेड दैट कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ, इसके रिजल्ट आने ही थे एक ना एक दिन। उसकी रीजन पता है क्या है? कितनी दफा आप पावर को गलत इस्तेमाल कर सकते हो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इंडिया ने कहा जी कि हम नहीं पाकिस्तान जा सकते, सिक्योरिटी रीजंस हैं। आप नहीं, वो नहीं आए, आपने उनको दुबई में बिठा के सारे मैच खिलवा दिए। और एक ही कंडीशन पे, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताऊं आपको, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपने कंडीशन उसके मुताबिक दे दी। 5 मैच में अगर किसी पिच पे खेलता हूं तो मैं सबसे ज्यादा, मेरा सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है उसमें एज ए क्रिकेटर, एज ए टीम, कि मुझे कंडीशन का पता चल जाता है। वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के चले गए, आपने आईसीसी ने उनको पूरा फ्रीडम दिया। और उसके बाद जब बांग्लादेश ने कहा कि जी हम नहीं जा सकते, हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इश्यूज हैं, और आपने साफ कह दिया कि यू आर नॉट एनी मोर विद दिस वर्ल्ड कप, हम स्कॉटलैंड को लेके आ रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान ने स्टैंड किया कि ये इंसाफ ही नहीं है। तो आई थिंक ये ऊपर से सबसे, आपने देखा होगा आजकल रूमर्स हैं
कि जो जो रेवेन्यू आता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, वो 70 to 80% एक तरफ लगा लो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, और बाकी 20% 30% लगा लो बाकी टीमों का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है। तो जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सबसे पहले डिमांड आईसीसी से ये करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पूल में रखें। कभी आपने देखा एशिया कप हो, आईसीसी का वर्ल्ड कप हो, उसमें पाकिस्तान और इंडिया दूसरे वो सेक्शन में हो, नहीं, एक ही पूल में होते हैं। उसकी रीजन पता है क्या है? कि ब्रॉडकास्टर को एक मैच में इतने पैसे मिल जाते हैं, आईसीसी को एक मैच में इतने पैसे मिल जाते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये जितनी भी सिनारियो हुआ है, इसमें आईसीसी को भी पता चल गया, बीसीसीआई को भी पता चल गया, इवन के इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो फैन मोहब्बत करते हैं, उनको पता चल गया कि आपने बांग्लादेश के साथ किया क्या है। मतलब उन्होंने बिल्कुल सीधी बात की। आप एक टूर्नामेंट से पहले एक मुस्तफीज रहमान को कहते हो कि जी आईपीएल में आपको सिक्योरिटी देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और आप एक बांग्लादेश की टीम कहती है एक बंदे को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमारी पूरी टीम को कैसे कर सकते हो? सो वी आर नॉट कंफर्टेबल टू प्ले इन इंडिया। सो आईसीसी कर देता, उसके बाद जाके कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर जिस टीम ने खेलना है वो उस जहां पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे मैच, जो मेहमान होगी टीम, जो अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगी, जो गवर्नमेंट और जो कंट्री, उसके अंदर जाके आपको लेकिन फिर ये मुश्ताक भाई फिर सबके लिए ये फिर यूनानिमसली सबके लिए सेम रूल रहना चाहिए ना। फिर जब भारत ये बात करता है तो फिर उनको एक न्यूट्रल ग्राउंड दे दिया जाता है। अगर यही सिक्योरिटी और सियासी एतराज भारत की जानिब से आता तो डोंट यू थिंक कि आईसीसी कभी भी भारत को टूर्नामेंट से बाहर करने की जरूरत करती, जिस तरह से बांग्लादेश को आपको बताया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखे क्या हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान होस्ट था उसका, और मगर वो इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया। उसकी रीजन वो कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट कहती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद किसी को अच्छी लगे या ना लगे, इंडिया की टीम और इंडिया के लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं वो खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान में आके भी खेलना चाहते हैं। क्रिकेटर जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम ने कितनी दफा हमें थ्रेट्स मिले हैं, मैं कितने दफा टूर कर चुका 99 में, इतनी ज्यादा हमें वो थ्रेट्स थी कि जी पाकिस्तान टीम आएगी हम ये कर देंगे। इवन कि दिल्ली की पिच को उन्होंने वो तोड़ दिया था। उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने कहा नहीं कि अगर हम आप गारंटी देते हैं हमारी टीम को तो हमारी टीम आएगी, ताकि हम क्रिकेट को स्पोर्ट्स की तरह लेके चल रहे थे। और इंडिया ने जब से आना बंद किया, आप देखें उनके अपने लोग, अपने मीडिया के कुछ लोग जो बड़े इंसाफ पसंद और सिंसियरली बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो हमने सेट किया, ये सारा ये जितना भी हो रहा है ये हमारी वजह से हो रहा है। उसकी वजह पता है क्या है? कि आप अपनी मर्जी से चूज करते हो कि मैंने नहीं जाना, हमने नहीं मिलना, फिर आप शेक हैंड नहीं करते एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते, आप ट्रॉफी नहीं लेते एक चेयरमैन से, एक प्रेसिडेंट से, जो आईसीसी के एशिया के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब, आप उनसे जाके ट्रॉफी नहीं लेते आप। ये व्हाट यू ट्राइंग टू डू फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, अब लोगों को समझ आ गई ये इंसाफ नहीं है। इसलिए नासिर हुसैन बोला है, इसलिए आर्थटन बोला है, कल बुचर का भी मैंने देखा, उसने भी ट्वीट किया हुआ था, केवन पीटरसन ट्वीट किया हुआ था। मैं अभी कोचिंग करता हूं इंटरनेशनली, आप यकीन माने बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्यों स्पोर्ट्स को इस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन दे रहे हैं ये। मुश्ताक भाई, आप तो बांग्लादेश टीम के कोच भी हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से यकजहती में ये बोल्ड स्टेप उठाया है, इस पर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के क्या जज्बात है? क्योंकि आपका तो राब्ता डेफिनेटली होगा, कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? जो आपने सवाल किया, इस वक्त आपने देखा ना उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने क्या शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान जब एशिया कप में मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे थे, अफगानिस्तान भी था, उसमें इंडिया भी था, श्रीलंका भी था, उस वक्त बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड किया था। कि उस वक्त मोहसिन नकवी साहब के साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर रहने दें, फिर इसलिए बांग्लादेश में मीटिंग हुई थी। उसके लिए अब बांग्लादेश के जितने भी फैन हैं, जितने भी मीडिया है, वो सब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, जब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा होता है मैच, इन बांग्लादेश या पाकिस्तान में या कहीं पे भी 40% जो उनके लोग हैं वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। महमूद, एक हमारे क्रिकेटर हैं महमूदुल्लाह, वो कहते हैं कि मुशी भाई जब हमारे मैच हो रहा होता है तो हमारे घर में मेरे वालिद साहब, मेरी फैमिली कई दफा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही होती है, इतनी मोहब्बत है हमें मुसलमान भाइयों से और पाकिस्तान भाइयों से। तो अब ये क्रिकेट ने इस रिलेशनशिप ने और भी हमें मजबूत कर दिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जितनी भी ये बात की है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखना चाहिए। और आप आईसीसी कर क्या रहा होगा, बड़ी तेजी से वो ये ऐसे अंडर द टेबल ये बात कर रहा होगा कि पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का बहुत प्रेशर होगा। लेकिन भारतीय मीडिया जिस तरह पाकिस्तान पर पाबंदियों और आईसीसी एक्शन की बात कर रहा है, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है सिर्फ, या फिर आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान को इसके बड़े सख्त नताइज का सामना हो सकता है? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी हैपन।
और मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक निजी टीवी पे भी बोला था, मैंने उनको कहा था कि मोहसिन नकवी साहब का एक जो लफ्ज उन्होंने बोला था, एक वर्ड बोला था, व्हेन यू आर मेकिंग अ बिग डिसीजन इन योर लाइफ एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एज ए पर्सन, आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेस से घबराना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये पाकिस्तान ने किया है और आई एम श्योर पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाक पीसीबी, इन्होंने जितना भी सोच समझ के मुशावरत के साथ ये डिसीजन लिया होगा, इनको पता होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। ये आई थिंक ये इतना इमोशनल फैसले के साथ साथ, जज्बाती फैसले के साथ साथ सेंसिबल फैसले भी किए होंगे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और पीसीबी के लेवल के ऊपर। तो ये जो मीडिया कह रहा है उसके ऊपर नहीं देखना। और मैं आपको बात बता दूं एक और सहाफत की, आप लोगों की, मतलब क्योंकि आवाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्ट्स लोगों के लिए, स्पोर्ट्स के फैंस के लिए, क्रिकेट के फैंस के लिए, तो सहाफत चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, वो बात करनी चाहिए जो रियलिटी के करीब है। अपनी चीजों को बेचने के लिए, सौदा बेचने के लिए हमें कभी भी किसी को बगैर वजह किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और बगैर वजह किसी की बात को ऐसे फैलाना नहीं चाहिए जैसे आप कह रही हैं कि मीडिया कह रहा है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, ये तो हम उनको कोट कर रहे थे। अगर 15 फरवरी को पाक भारत मैच ना हुआ, जो कि अब तक पाकिस्तान का फैसला है, तो व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान को, भारत को, या फिर आईसीसी की क्रेडिबिलिटी को? आई थिंक सबसे बड़ा नुकसान होगा क्रिकेट के फैंस को, चाहे वो इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो, क्योंकि एक अभी पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 2020 मैच जीते हैं, व्हाइट वॉश किया, उससे लोगों का और भी इंटरेस्ट बढ़ गया था वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत अच्छा होने वाला है। और बीइंग ए क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, एज ए कोच, मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान का जो मोमेंटम बना हुआ था, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो इंडिया को हरा सकता था। मगर ये सारी चीजों को परे करके आईसीसी इसमें बहुत एक्सपोज हुआ है। और मुझे लगता है कि समटाइम ये जो छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े जो फैसले होते हैं ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने का मौका होता है। आई थिंक इस वक्त आ गया, पूरी दुनिया के लोग अब बोलने लग गए हैं कि आईसीसी को अब दो तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, सबको ट्रीट करना चाहिए इक्वल। जो कि पीसीबी का भी मकसद यही था कि बांग्लादेश हो या इंडिया हो, आप सबको एक तरीके से ट्रीट करें, वो भी टेस्ट नेशन है। तो आई थिंक इसमें आईसीसी को बहुत ज्यादा धचका लगा है। उसकी वजह फाइनेंशियली भी हो सकती है, उसकी वजह मॉरली भी हो सकती है, और उनकी वजह ये भी हो सकती है कि यू कैन नॉट ट्रीट people differently because everyone have same respect. If you do that, I think you will have a great respect in the world. मुश्ताक भाई, डोंट यू थिंक दिस इज अ हाई टाइम कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर मुतासरा बोर्ड्स मिलकर आईसीसी के अंदर एक कलेक्टिव स्टैंस लें ताकि बीसीसीआई की बालादस्ती को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर चैलेंज किया जा सके? आई थिंक देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल होगा अब इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि आफ्टर इंडिया, पाकिस्तान, इस फैसले के बाद आई थिंक जो उनकी आवाज होगी ना, वो बहुत मैटर करेगी। अब उनको भी थोड़ा सा स्टैंड करना चाहिए इंसाफ के ऊपर। अब इंसाफ के लिए अगर आवाज वो उठाएंगे तो शायद उनको थोड़ा सा रेवेन्यू मिस कर दें, पैसे थोड़े बहुत मिस कर दें, या अपना उनको थोड़ा सा लिवरेज जो मिल रहा है वो ना मिले। मगर आप क्रिकेट को बचाना है, आपने क्रिकेट की साख्त को बचाना है, मुल्कों के साथ इंसाफ करना है, तो आई थिंक उनको स्टैंड करना पड़ेगा। और आपने उनके एक्स क्रिकेटर्स को और उनके मीडिया को देख लिया, दे आर नॉट स्केयर्ड टू मेकिंग द नॉइज। उनकी आवाज उठ रही है। अब उनकी आवाज कैसे उठ रही है, उन्होंने तो उनके एक्स क्रिकेटर जो अभी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो क्या कह रहे हैं कि दिस इज नॉट राइट, आईसीसी शुड प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल ऑन दैट। वो पीसीबी को बिठाए, बीसीसीआई को बिठाए और सब क्रिकेट बोर्ड्स को बिठा के लुक, ये हमारे रूल एंड रेगुलेशन हो गए, उसके ऊपर सबको साइन करवाएं, साइन करवा के उसके बाद आप ये वर्ल्ड कप के बाद आप ये रखें कि जी 5 साल तक ये इस सिस्टम के ऊपर हम ये खेलेंगे क्रिकेट। अब जितनी भी होगी आईसीसी के टूर्नामेंट, आई थिंक ये पहले करना चाहिए था। जब मैं कह रहा हूं ना, आपने बड़ी अच्छी बात की, जो पावर होती है ना इंसान को, वो समझ ही नहीं आती। वो मैंने कहा ना पहले कि हम सोचते थे कि हमने रिटायर ही नहीं होना जिंदगी में, और अल्लाह माफ करे ये एग्जांपल शायद इस वक्त कोट नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी के जनाजे पे जाते हैं तो हम ये समझते हैं ये बंदा चल गया, इसका टाइम खत्म हो गया, मेरा टाइम कभी नहीं आना। हालांकि हर जाने वाला, हर पावरफुल आदमी जब खत्म होता है तो वो एक मैसेज जाके देता है कि माई टाइम इज ओवर, इट्स नो योर टाइम। सो अपने टाइम को और वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करो और अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करो। मुश्ताक भाई, बतौर साबिक लेजेंड क्रिकेटर, आप क्या समझते हैं कि अगर आईसीसी ने अब भी बराबरी का रवैया ना अपनाया तो फिर आलमी क्रिकेट का मुस्तकबिल किस सिमत जाएगा? नहीं है उसमें क्रिकेट को, मुझे लगता है कि अब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैं इससे वर्स्ट नहीं हो सकता, इससे वर्स्ट होना भी नहीं चाहिए अल्लाह के फजल करम से। उसकी वजह पता है कि क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर गेम हो चुकी है। आपने देखा कितना पैसा फुटबॉल के बाद, दूसरी गेमों के बाद, अब सुपर बॉल एक अमेरिका में गेम होती है, अमेरिकन फुटबॉल जिसे कहते हैं।
उसका 30 सेकंड का 7 to 8 बिलियंस 8 मिलियन डॉलर उनका लगता है। इतनी जो कई गेमें ऐसी होती हैं एशिया में, पूरी दुनिया में, अब ये 2020 क्रिकेट की वजह से, मॉडर्न क्रिकेट की वजह से क्रिकेट में बहुत पैसा आ गया है। इसमें अब आई थिंक आईसीसी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो किसी को अब सपोर्ट करे। बीसीसीआई जरूर इस वक्त स्ट्रांग है, मगर अगर ये इन्होंने मिलके दूसरे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का, बांग्लादेश का साथ दिया, तो आई थिंक आईसीसी विल अंडरस्टैंड। मेरा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आईसीसी को इस वक्त ईगो से काम नहीं लेना चाहिए, अकल से लेना चाहिए। इंसान से गलती हो जाए ना, उस गलती को मान के जब इंसान चलता है ना, तो आई थिंक उसका फेलियर, उसकी कामयाबी का राज बन जाता है। आप ये बताइए कि आप खुद भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं और आपके वक्त में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच एक अलग लेवल था, मगर ऐसा सियासी रवैया आपने देखा था कि जिस तरह का अब हम देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं, क्यों भारतीय प्लेयर्स, बोर्ड और हुकूमत इस तरह के हथकंडे आजमा रही है और इतना नीचे गिर सकती है? मैं इस पे प्लेयरों को कभी दोष नहीं देना चाह रहा। जितने भी इंडिया के प्लेयर हैं, उनका मेरा ख्याल है स्पोर्ट्समैन जो होता है वो इतना कभी भी नीचे नहीं जाता है। जैसे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया शिकागो में, ट्रॉफी नहीं ली, आई डोंट थिंक सो एनी प्लेयर्स अंदर से वो ऐसा चाहता हो, मगर क्योंकि इंस्ट्रक्शन थी पॉलिटिकल बोर्ड की, उनकी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने ये ऐसा फैसला किया। मैंने इंडिया के साथ, हमने बहुत मैचेस खेले हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं इंडिया के लोग, हमें बड़ी मोहब्बत करते थे जब हम उधर जाते थे। पाकिस्तान के लोग कितनी मोहब्बत करते थे जब इंडिया आती थी। पाकिस्तान के प्लेयर्स का और इंडिया के प्लेयर्स का कोई मसला नहीं, ये पॉलिटिकल सिचुएशन उन्होंने खुद क्रिएट की हुई है। जब वो आप बार बार हम कहते हैं ना कि पावरफुल होने के बताना कि हाँ आप जी आप मैच खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, अब जीत गए ट्रॉफी नहीं लेंगे, दिस इज नॉट द राइट। हम्बल लोगों को कहते हैं ना, झुके हुए दरख्त को ज्यादा फल लगता और है, स्पोर्ट्स की स्पिरिट होती है। Exactly. तो आप इसलिए कोशिश करनी चाहिए इनको कि ये चीजों को जल्दी जल्दी सॉर्टेड आउट करें। बहुत शुक्रिया। लेजेंड साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। लेते ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, जब भी किसी खतरनाक वायरस का नाम लिया जाता है हमारे माशरे में, तो दो एक्सट्रीम रिएक्शन सामने आते हैं, या तो मुकम्मल खौफ व हरास या फिर मुकम्मल लापरवाही। निपा वायरस के हवाले से भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। आलमी इदारे सेहत कहता है कि भारत में सामने आने वाले 2 केसेस से बड़े पैमाने पर फैलाव का इम्कान कम है। सफ़र या तजारत पर पाबंदी की ज़रूरत नहीं और इंसान से इंसान में वायरस आसानी से मुंतकिल नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ इसी वायरस की मोर्टेलिटी रेट 75% तक बताई जा रही है और कोई बाकायदा इलाज या वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। सवाल यह है कि आम शहरी को किस बात पर यकीन करना चाहिए? क्या खतरा कम है या फिर खतरा संगीन है? हकीकत शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। निपा वायरस बुनियादी तौर पर चमगादड़ों या और बाज़ जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है और इंसानी आबादी में इसका फैलाव महदूद रहा है, मगर लिमिटेड ट्रांसमिशन का मतलब यह हरगिज नहीं कि खतरा सिफर है। खास तौर पर ऐसे खित्ते में जहां सरहदें जोग्राफाई तौर पर तो अलग है, मगर वबाएं सरहदें नहीं मानती। पाकिस्तान में हुकूमत ने एहतियाती इक़दाम उठाए हैं। बॉर्डर स्क्रीनिंग, थर्मल चेक्स, आइसोलेशन, हत्ता के गलत बयानी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। या फिर हमें बैलेंस्ड पब्लिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आज के सेगमेंट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि निपा वायरस के मामले में पैनिक की गुंजाइश कहाँ ख़त्म होती है और प्रिकॉशन कहां से शुरू होता है। व्हाट इज रियल रिस्क एंड व्हाट इज परसेप्शन। और सबसे अहम सवाल, एक आम पाकिस्तानी शहरी को अमली तौर पर क्या करना चाहिए और किन अफवाहों से बचना चाहिए। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद राना, माहिर है वबाई अमराज। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सादा अल्फाज में बताइए कि निपा वायरस असल में है क्या और ये आम वायरस से किस तरह मुख्तलिफ है? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। निपा वायरस एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पे चमगादड़ों में पाया जाता है और खास किस्म की चमगादड़ में पाया जाता है। अच्छा। और जिसको हम फ्रूट बैट कहते हैं या फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। तो ये तकरीबन 25-26 साल पहले पहली दफा इसने इंसान पे हमला किया और ये जिसे हम कहते हैं कि ये जानवरों से इंसानों की तरफ शिफ्ट हुआ। और सबसे पहले मलेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर बड़ी आउटब्रेक्स आई। उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया में तकरीबन सालाना ये बीमारी आती है। तो ये वायरस चमगादड़ों में रहता है और चमगादड़ों की वजह से अक्सर जो होता है, चमगादड़ें अध खाया हुआ अपना फल जो होता है, और ये फल खाती हैं, वो नीचे फेंक देती हैं और नीचे से जानवर उनको खाते हैं और वो जानवर बीमार हो जाते हैं और फिर उन जानवरों की जो देखभाल इंसान कर रहे होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो अभी तक इसका ये रहा है।
बांग्लादेश के अंदर ये खजूर के तनों से एक रस निकाला जाता है, तो वो उसको निकालने के लिए वो बर्तन लगा दिए जाते हैं तनों के साथ, तो वो अब नंगे बर्तन होते हैं, तो उनके अंदर भी ये उसको पीता है, ये चमगादड़ उसको पीता है, और उसके बाद उसको अगर कच्चा कोई शख्स पिए तो उसको भी ये बीमारी हो जाती है। बीमारी वाकई खतरनाक है, अगर हो जाए तो जिस तरह आपने बताया कि 75% तक अमवात हो जाती हैं। बिल्कुल। और आवाम के लिए सबसे अहम जो सवाल वो ये है कि निपा वायरस की इब्तदाई अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हो सकता है निपा वायरस, और किन अलामात पर हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, जो आपने पहले एक बात की थी अलामात पे आने से पहले, मैं चाहूंगा कि उसको भी हम डिस्कस करें कि कितना हमें पैनिक में आना चाहिए और कितना हमें होशमंदी के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए। तो जो तारीख है हमारी, जो पाकिस्तान में आज तक इसका कभी भी कोई केस या किसी जानवर के हमें ये निपा वायरस नहीं मिला आज तक। कल क्या हो उसका नहीं कह सकते। तो अगर हम रिस्क देखें तो वो पाकिस्तानियों के लिए कम है, खासतौर पर जो पाकिस्तानी जो है ट्रैवल नहीं कर रहे, वो बांग्लादेश या इंडिया नहीं जा रहे, उनके लिए ये काफी कम है। और उधर भी उन लोगों के लिए ज्यादा है जो जानवरों के फॉर्मों में जाते हैं और कोई ऐसा फल खाते हैं जिसको आगे परिंदों ने खाया हुआ है। तो मेरी एक एडवाइस सारों को ये है कि हमारी ट्रेडिशन है कि अगर हम फल लेने जाएं तो फल वाला कहता है देखें जी ये तोते ने खाया हुआ है, आध खाया हुआ, तो ये मीठा होता है फल, तो हम उसको खा लिया करते हैं। तो मेरी जो अगर पब्लिक हेल्थ मैसेज ये होगा कि कोई गिरा हुआ फल या जिसको परिंदों या जानवरों ने खाया हुआ है उसको आप ना खाएं, और जो भी फल इस्तेमाल करें उसको अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। तो एक तो ये आपकी प्रिकॉशन है। बाकी इसकी अलामत कोई ऐसी फर्क नहीं है, जिस तरह बाकी वायरस की बीमारियां हैं जो हमने कई भुगती हैं, सुपर फ्लू भी रिसेंटली हम भुगत रहे हैं, तो इसके अंदर वही है सर दर्द, बुखार, जिस्म में कमजोरी हो जाना, मतली हो जाना और कंफ्यूजन हो जाना, और जो एक्सट्रीम केसेस के अंदर इसको दिमाग को सोजिश हो जाती है जिसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं, और बाज को फिर ये एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूं कि जिस्म में झटके भी लगते हैं। तो इसका अलामत के बाद से ज्यादा जरूरी ये है कि हम उन चीजों से बचें जिससे ये बीमारी हमें हो सकती है। यानी अगर हम कहूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेशेंट को स्टार्ट में एक आम फ्लू या डेंगू जैसी सिम्टम्स हो और तशखीस में ताखीर हो जाए? देखिए, इसकी अलामत वही हैं जो आपके वायरल फीवर है, डेंगू हो गया, जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, वो वाली हैं। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसका टेस्ट भी हर जगह अवेलेबल नहीं होता कि आपको खुदा नास्ता नहीं पाया या कुछ और है। अगर आपका एक्सपोजर है, आप किसी ऐसे बाग में गए हैं और आपने कोई कच्चा शरबत, खासतौर पे खजूरों का जो तनों से रस निकाला जाता है, उसकी मिठाइयां भी बनती हैं, उसके बहुत सारी मशरूबात भी बनते हैं, वो अगर आपने बगैर उबाले हुए पिया है और आपको बाद में फ्लू है तो आप खतरे में हैं। आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे जानवर बीमार हो रहे थे और आपने उन जानवरों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है, या उनका जो टेक केयर कर रहा था इंसान वो बीमार हुआ है और उसके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है और आपको फ्लू हुआ है, तो ये मतलब खाली अलामत फोकस नहीं करेंगी, हमें बैकग्राउंड में भी जाना है कि आपको किधर गए हैं। अगर आपको फ्लू है तो आपने सोचना है कि अगर आपने कोई ऐसा फल तो नहीं खाया जो जमीन पे गिरा हुआ था या कच्चा था या कहीं ऐसी जगह, राइट? तो परिंदों ने खाया हुआ था, परिंदों का खाया हुआ आपने फल इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल सही। सर, अवाम में खौफ और अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। ऑब्वियसली एक नई चीज आ जाए तो एक बहुत सारी परसेप्शंस आना शुरू हो जाती हैं। निपा वायरस के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी कौन सी है? जी, एक तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग जितना लोगों को डरा दें अपने थंबनेल से, उतने उनको क्लिक मिल जाते हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसकी वजह से सही साइंसी सूरत हाल नहीं बताई जाती। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज तक हमें इसका कोई मरीज या जानवर या कोई जिसके अंदर ये पॉजिटिव हो हमें नहीं मिला पाकिस्तान में, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है, ये जो चमगादड़े हैं उनकी जो फ्लाइंग रेंज है, हम उसके आखिर पे आते हम उसके अंदर ही हैं लेकिन हम उनके आखिर पे आते हैं। तो इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोबेबली उन चमगादड़ों की हमारे मुल्क में उस तरह नहीं है जिस तरह इंडिया के अंदर है या बांग्लादेश के। तो नंबर 1। लेकिन जो आपने पहले बात की वो भी ठीक थी कि वायरस जो है वो सरहदों को नहीं मानते, और आज एक बीमार शख्स अगर इंडिया में है, कल वो ट्रैवल करके, और ये इसका ओरिजिन यानी कि स्टार्ट सर ये इंडिया से हुआ था ना, वहां तो बाजार ऐसा लगा कि वो चीज छुपाई गई है।
हाँ जी, ये मेरा आर्टिकल भी कल आया इसी पे, और मैंने यही कहा है कि आपको सोचना चाहिए कि अगर इंडिया अपने मरीजों का डेटा और इस बीमारी की आउटब्रेक का ओपनली बताता दुनिया को, तो ये खौफ की लहर ना आती, क्योंकि आज तक इस बीमारी से सिर्फ 400 के करीब लोगों की हलाकत हुई है पूरी दुनिया में। तो ये नहीं है कि ये बीमारी पहले हजारों लोगों को मार चुकी है, लेकिन क्योंकि इंडिया की तरफ से बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो हमें ये नहीं पता कि बीमारी उनके कंट्रोल में है या नहीं है। ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप है, एक इवेंट है, तो मे बी वो नहीं चाह रहे होंगे कि कोई इस तरह का पैनिक क्रिएट करें दुनिया में, कोई खौफो हरास के जो इंडिया से आ रहा है तो उनको ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। देखिए जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि हम कोई बुरी खबर ना दें, लेकिन अगर आपने आउटब्रेक को पे काबू पाना है और आपने एपिडेमिक को शुरू होने से रोकना है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप सच बोलें, सच्चे केसेस बताएं और बताएं कि कौन लोग थे जो इससे मुतासर हुए हैं, किसी की डेथ हुई है। अगर आप वो बातें छुपा रहे हैं तो इसी वजह से ये पूरी दुनिया में पैनिक फैली है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इंडिया ने अपना बता नहीं रहा, उसके मरीजों के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा। तो ये एक बुनियादी वजह है खौफ की, और जो पूरी दुनिया में फैला है। ठीक, डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपकी फैमिली में से किसी को भी, अल्लाह ना करे अभी पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है, बट अगर ये हो जाता है डायग्नोज, तो फिर घर के बाकी अफराद को क्या करना चाहिए? आइसोलेशन का दुरुस्त तरीक़ाकार क्या हो सकता है फिर? देखिए, ये क्योंकि इतना खतरनाक है तो इसका घर में तो इलाज होगा नहीं। इसको तो क्वारंटीन में, हॉस्पिटल में ले जाएंगे। जो कॉन्टैक्ट्स होंगे यानी घर वाले या जिनसे मिला है उनके भी टेस्ट होंगे, और ताकि उनके अंदर पास ऑन नहीं हुआ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी फिलहाल हम उस लेवल पे जाएंगे। अगर लोग एहतियात करें, अगर कोई लोग बीमार हैं और वो कोई इस तरह सफर करके आए हैं या उन्होंने कच्चा रस पिया है, किसी भी ये जिसे कहते हैं हम खजूर के तनों से जो रस निकलता है वो पिया है, या उसकी कोई मिठाई कच्चे की इस्तेमाल की है, तो वो एहतियात करें। और वो आपके मीडियम के थ्रू ये है कि इस तरह की चीजें जो हैं उनको कच्चा ना खाएं आप। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद राना, माहिर वबाई अमराज मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।